हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की अचानक चर्चा में आने की वजह कई ऐसे रिसर्च हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वर्तमान की सबसे घातक पेंडेमिक कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 प्राकृतिक रूप से इवोल्यूट नहीं हुआ है, बल्कि इसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के द्वारा चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया है। आखिर ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है, कैसे इस रिसर्च द्वारा ऐसे घातक पैथोजेंस या वायरस बनाए जाते हैं, इस रिसर्च को करने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, तथा गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद और बायो वेपन जैव हथियार के बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि SARS-CoV-2 का प्रथम ऑफिशियल केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में रिपोर्ट किया गया था। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी से परेशान होकर के सभी ने इस वायरस की उत्पत्ति एवं प्रसार के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे सीधे तौर पर चाइनीज वायरस कहा था। हालांकि चीन शुरू से ये कहता आया है कि यह वायरस नेचुरली इवोल्यूट होकर के आया है, ना कि हमने इसे लेबोरेटरी में बनाया है। हालांकि WHO ने भी इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यह वायरस प्राकृतिक रूप से म्यूटेंट होकर के मनुष्य में आया है, ना कि इसे किसी लेबोरेटरी में बनाया गया है। WHO की इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया को इस वायरस की उत्पत्ति जानने की जिज्ञासा मानो एक प्रकार से खत्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे पूरा विश्व एक भयंकर आपदा की ओर प्रवेश कर रहा था, जहां शायद ये जानना ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है कि ये संकट कैसे आया, वहां पर संकट से निपटने के संसाधन ढूंढना ज्यादा जरूरी हो जाता है। संक्रमण के बढ़ते संकट के साथ साथ सभी इस महामारी के संकट से बाहर आने का प्रयास करने लगे। सबका ध्यान इस वायरस की उत्पत्ति से हटकर इसके उपचार व प्रभावी वैक्सीन बनाने में लग गया। इसी के साथ दुनिया भर में टीके बनाने की होड़ लग गई और इसका नतीजा ये हुआ कि आज विश्व में कई प्रकार के कोरोना के अगेंस्ट में वैक्सीन्स अवेलेबल है। दुनिया भर की कोरोना वैक्सीन्स न सिर्फ सबसे तेजी से बनने वाली वैक्सीन्स हैं, बल्कि ये पूरे विश्व को इस कोविड संकट से लड़ने में एक प्रभावी योगदान भी दे रही है। दोस्तों, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, परंतु अब कुछ रिसर्च सामने आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि SARS-CoV-2 प्राकृतिक रूप से इवोल्यूट नहीं हुआ है, बल्कि ये लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। ऐसे रिसर्च के दावों के साथ कोरोना वायरस की उत्पत्ति को जानने के प्रयास तेज हो गए हैं, क्योंकि SARS-CoV-2 21वीं सदी का अब तक का शायद सबसे गहरा जख्म है। इसी समय विश्व के अग्रणी विज्ञान लेखकों में एक जाने माने साइंस जर्नलिस्ट व ब्रिटिश ऑथर निकोलस वेड, जो रिपब्लिक वर्ल्ड एवं न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर साइंस लेखक हैं, इन्होंने बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म bulletin.org पर टाइटल ओरिजिन ऑफ कोविड डिड पीपल और नेचर ओपन पेंडोराज बॉक्स एट वुहान नामक एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने इस वायरस के लेबोरेटरी से एस्केप होने का दावा किया। इस आर्टिकल ने इस वायरस के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनने के दावों को और ज्यादा तूल दे दिया। इस आर्टिकल में वेड ने और क्या क्या लिखा है, उन सब की चर्चा अभी हम आगे करेंगे। वेड के अलावा अभी हाल ही में मई के अंत में दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी अपने 22 पेज के रिसर्च पेपर में यह दावा किया कि SARS-CoV-2 चाइनीज वायरोलॉजिस्ट्स द्वारा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इन्होंने दावा किया कि हमें वायरस में एक ऐसा यूनिक फिंगरप्रिंट मिला है जो इसके सोर्स का पता नहीं लगने देता। वायरस के जीनोम में हमें कोई भी इसका प्राकृतिक पूर्वज नहीं मिला जिससे हम ये मान सके कि ये वायरस प्राकृतिक रूप से म्यूटेंट होकर के आया है। ये प्रसिद्ध दो वैज्ञानिक हैं। पहले हैं नॉर्वे के ब्रिजर सोरेनसन, ये यूरोप के मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, साथ में ये इम्यूनोर नामक फार्मा कंपनी के ओनर भी हैं। इसी इम्यूनोर फार्मा कंपनी ने कोरोना के लिए बायोवेक 19 नाम से वैक्सीन भी बनाई। दूसरे हैं एंगल डलग्लीस, जो सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं। ये ऑन्कोवायरस पर रिसर्च करते हैं, साथ ही में ये छोटे ट्यूमर्स के लिए वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं और ये दुनिया के वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी HIV वायरस के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई है। हालांकि ये वैक्सीन HIV संक्रमितों को पूरी तरह रोग मुक्त तो नहीं करती, परंतु उन्हें लंबे समय तक दवाइयों से छुटकारा दिला देती। ऐसे और भी बहुत सारे रिसर्च हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस वायरस को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के द्वारा चाइना के वुहान स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च होता क्या है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एक प्रकार का मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च को बायोमेडिकल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि के अंदर म्यूटेशन करवा करके कुछ अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन किया जाता है, जिससे उस वायरस के फंक्शन जैसे वायरस की पैथोजेनेसिस, वायरुलेंस, होस्ट रेंज, ट्रांसमिसिबिलिटी इत्यादि यहाँ पे बढ़ जाती हैं
और यही सब बढ़ने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, गेन ऑफ फंक्शन। जैसे कि नाम से इंडिकेट है, गेन मतलब किसी चीज में वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हुई? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में। तो यानी ऐसा रिसर्च जिससे किसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में क्या हो जाए, गेन हो जाए, यानी वृद्धि हो जाए, तो उस रिसर्च को क्या बोलेंगे, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। अब चूंकि यहाँ पे वो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया भी हो सकता है या वायरस भी हो सकता है, लेकिन कोविड पेंडेमिक के लिए जिम्मेदार एक वायरस है, तो हम यहाँ पे जो भी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की बात करेंगे वो वायरस के रेफरेंस में हो। और चूंकि ज़्यादा डेडलिस्ट पेंडेमिक वायरस से ही जनरेट होती हैं, इसीलिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की ज़्यादा इंपॉर्टेंस वायरस के रेफरेंस में ही होती है। दोस्तों अभी हमने देखा कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से इन 4 फंक्शंस के अंदर बेसिकली इंक्रीज होता है। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि रोग होने का मैनर क्या है। इसके अंदर कई इवेंट शामिल होते हैं, जैसे वायरस की एंट्री बॉडी में कैसे हुई, वो वायरस कौन से ऊतक में गया और उस वायरस ने ऊतक को कैसे डैमेज किया तथा शरीर का इम्यून रेस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस किया, इत्यादि इवेंट्स इस पैथोजेनेसिस के अंदर आते हैं। दूसरी बात, उसकी वायरुलेंस में वृद्धि हुई। वायरुलेंस में वृद्धि होने से, वायरुलेंस का सामान्य मतलब होता है रोग की घातकता, जो भी रोग है उसकी घातकता। अगर वायरुलेंस में वृद्धि हो जाएगी तो वो बीमारी उतनी ही घातक हो जाएगी। तीसरी बात है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है एक जीव से दूसरे जीव में फैलने की कैपेसिटी। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी में वृद्धि कर देंगे तो वो वायरस बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगली है होस्ट रेंज। होस्ट रेंज का मतलब होता है कि वो वायरस कितनी स्पीसीज को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है। अभी मान लो कोई वायरस ए है, उस ए वायरस में खाली कैपेसिटी ये है कि वो एलिफेंट को ही इन्फेक्ट कर सकता है। अब आपने इस वायरस के लिए, जो ये ए वायरस था, इस वायरस के लिए आपने चलाया गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च और इसके अंदर आपने क्या किया, म्यूटेशन करवा दिया। म्यूटेशन करवाने से इस वायरस में वो कैपेसिटी आ गई कि वो अब एलिफेंट के साथ साथ बर्ड्स को भी इफेक्ट कर सकता है और ह्यूमन को भी इफेक्ट कर सकता है। ऐसी आपने इसके अंदर कैपेसिटी जनरेट कर दी। तो कहने का मतलब है कि उसकी होस्ट रेंज बढ़ गई, यानी कि वो एक स्पीसीज से अन्य स्पीसीज में वो फैलने लग गया। होस्ट का सामान्य मतलब होता है कि कोई भी वो एनिमल जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को शेल्टर दे, यानी आवास दे, या वायरोलॉजी का मतलब है कि उसको शेल्टर के साथ साथ उसको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त एनवायरनमेंट भी दे रहा है, वही होस्ट कहलाता है। अब देखते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कैसे किया जाता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सीरियल पैसेजिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो वायरस का जो जीनोम होता है या उसका जो जेनेटिक कोड है, या तो उसमें या उसके जीनोम के अंदर एडिटिंग कर दी जाती है। इसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो आपके वायरस का जो जीनोम था, वो जीनोम आपके पास में है, अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लिया और उससे आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि इस वायरस का अगला म्यूटेशन क्या होगा। इस प्रकार से आप उस वायरस में अगले म्यूटेशंस जो संभावित हैं उसको आपको पहले से पता लग जाता है और आप उस हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए एक नई कॉपी बना सकते हैं वायरस की, उसके आने वाले फ्यूचर प्रिडिक्शन कर करके। ये तो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोस्तों दूसरा मेथड है सीरियल पैसेजिंग का। सीरियल पैसेजिंग का मतलब है यहाँ पे उस चीज़ को बार बार एक जगह से दूसरी जगह गुजारा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ना, यहाँ से वहाँ पास कर दिया। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी जो पैथोजन या वायरस लेते हैं, उस वायरस को क्या करते हैं, अलग अलग माध्यमों में सबसे पहले ग्रो करवाते हैं, फिर उसको एक एनवायरनमेंट से उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में रखते हैं, यानी एक जीव से उठा के दूसरे जीव में आपने उसको रख दिया। तो इस वजह से क्या होगा, उस वायरस का एनवायरनमेंट यानी टेम्परेचर, माहौल, जो सब कुछ बदल जाते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं और बार बार ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। और दोहराने के बाद में क्या होता है, एक फाइनल वायरस बनता है। उस फाइनल वायरस को उस ओरिजिनल वाले से कंपेयर करके देखते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसके जीनोम में कौन सा परिवर्तन हुआ और वो कैसे हुआ, फिर उन सब की आगे स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास में 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे आपने एडिटिंग करवा ली जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और दूसरा होता है सीरियल पैसेजिंग से, यानी कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में बार बार आप मैनुअली रख रहे हो। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनने वाला जो वायरस होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। दूसरी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पहले से मालूम होता है कि क्या म्यूटेशन होगा और क्या करना चाहिए। जबकि इसके अंदर आप एक तरह से नेचुरली एनवायरनमेंट होता है, कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन बस यही है कि नेचुरल जो काम सैकड़ों सालों में होगा, आप उसको बार बार रख रख के यहाँ पे आप मैनुअली करवा रहे हो। तो ये है सीरियल पैसेजिंग। अब बात करते हैं
गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के उद्देश्यों के बारे में। इसका मेन यूज होता है सिविलियन यूज। सिविलियन यूज का मतलब है शांति प्रिय कामों के लिए इस्तेमाल। जैसे कि आपने कोई भी भविष्य में आने वाली या वर्तमान में जो संभावित पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक का आपने पहले से ही पता लगा दिया, उसके म्यूटेशंस को आपने पहले से ही देख लिया कि इसमें क्या संभावित म्यूटेशन हो सकता है, तो आपको उस म्यूटेशन के बारे में पता है। और बाद में जब अगर वो भविष्य के अंदर अगर वो पेंडेमिक जनरेट होती है तो आपको उसके ऑलरेडी म्यूटेशंस पता होने की वजह से उसके जीनोम को डिकोड करने में आपको आसानी होगी और डिकोड करके उसकी वैक्सीन आप बना सकते हैं। तो ये वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात है कि थेरेपेटिक प्रिपरेशन, अगर उस चीज़ की कोई भी आपको ड्रग्स बनानी है तो वो आप पहले से उसके ऊपर अच्छा रिसर्च करके आप एक बढ़िया ड्रग्स उसकी बना सकते हैं। तीसरा जो यूज़ होता है वो होता है पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग क्या है, राष्ट्र के अंदर, किसी भी राष्ट्र के अंदर जो भी कोई फ्यूचर पेंडेमिक है उसके हिसाब से वो अपनी हेल्थ पॉलिसी डिसाइड कर सकता है कि इस हिसाब से हमें आगे ये कार्य करने होंगे। और अब इसका एक जो दूसरा यूज है वो है मिलिट्री। मिलिट्री यूज का मतलब होता है कि आप उस पैथोजन का सैन्य इस्तेमाल कर रहे हैं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से तैयार किए गए किसी भी पैथोजन का मिलिट्री यूज बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी डेडली पेंडेमिक को जन्म दे सकता है। क्योंकि जानबूझ करके अगर आपने उस वायरस का बायो वेपन के रूप में अगर इस्तेमाल कर दिया तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक होगा, क्योंकि इस वायरस के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की असीम क्षमता होती है, जिससे अपने आप को फास्ट कॉपी बना सकता है। दूसरी बात है कि इस वायरस का इस्तेमाल बायो टेररिज्म में भी किया जा सकता है। बायो टेररिज्म करने का या बायो वेपन के रूप में इसको इस्तेमाल करने का एक ही कारण हो सकता है कि किसी भी राष्ट्र को आप भौगोलिक या आर्थिक क्षति पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से ये दोनों बायो वेपन और बायो टेररिज्म के रूप में काम में लिया जा सकता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से बनने वाले पैथोजेंस का मिलिट्री यूज होने की संभावना को देखते हुए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप अच्छे से जानते होंगे, ये वही WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनाम गिब्रेसस। इसने अब से पहले आने वाली सभी बीमारियों में अपना एक श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, चाहे वो इबोला हो, जीका हो, मेर्स हो, सार्स हो। लेकिन जब ये कोविड-19 आई थी तो स्टार्टिंग में इसका रवैया कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं था, हालांकि जो वापस से एक्टिवली कार्य कर रहा है। तो WHO ने इस पैथोजन के मिलिट्री यूज की संभावना को देखते हुए 2010 में ही लाइफ साइंस के अंदर ड्यूल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न यानी DURC के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स का निर्माण कर दिया था। गाइडेंस डॉक्यूमेंट ये था कि इसके अंदर नॉन बाउंडिंग था कि अगर आप कि ड्यूल यूज रिसर्च के अंदर मतलब आप उसका शांति प्रिय कार्यों के लिए आप ये रिसर्च करवा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा रिसर्च, ड्यूल मतलब दूसरा इस्तेमाल मिलिट्री यूज के अंदर भी हो सकता है, जिससे आपको एक घातक नुकसान की संभावना है। तो दोस्तों ये थी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की मैकेनिज्म। अब हम जानते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से क्या क्या समस्याएं हैं, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के सामने कौन कौन सी चिंताएं हैं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से जो पहली समस्या है वो है बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी का सामान्य अर्थ है कि इकोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ को होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी यानी जैविक अखंडता को होने वाले नुकसान से बचाना है। हालांकि इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, परंतु मानवीय त्रुटि या अन्य सेफ्टी पर ध्यान न देने से ऐसी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि ऐसे रिसर्च की बायोसेफ्टी के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिस प्रोटोकॉल को कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम से जाना जाता है। यह कार्टाजिना नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सन 2000 में ड्राफ्ट और साइंड हुआ था, 2003 से प्रभावी हुआ था। हालांकि बायोसेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स उच्च सुरक्षा लेवल वाली लेबोरेटरीज में किए जाते हैं। लेबोरेटरीज के बायोसेफ्टी लेवल्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है: बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3 और बायोसेफ्टी लेवल 4, जिन्हें BSL 1, BSL 2, BSL 3 और BSL 4 भी कहा जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 1 वाली लेबोरेटरीज में लो रिस्क वाले माइक्रोब्स पे एक्सपेरिमेंट होता है। यदि रिसर्चर गलती से इनके एक्सपोजर में आ जाएं तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एस्चेरेरिया कोलाई बैक्टीरिया। इस लेबोरेटरी की सेफ्टी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके अंदर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रिसर्चर को लेबोरेटरी में एंट्री करने से पहले हैंड वॉश करने हैं, आई प्रोटेक्शन पहनना है, नॉर्मल एप्रेन जिसे आप लैब कोट कहते हैं वो पहनना है, और जो पिपेटिंग है वो हैंड पिपेटिंग होती है। दूसरी बात जो होती है वो सरफेस को हमेशा कॉन्टामिनेशन फ्री रखना होता है, यानी डेली उसकी साफ सफाई करनी होती है। आती है बायोसेफ्टी लेवल 2 वाली लेबोरेटरी। BSL 2 लेबोरेटरीज के अंदर उन पैथोजेंस या उन माइक्रोब्स पे एक्सपेरिमेंट होता है जिनके एक्सपोजर में अगर रिसर्चर आ जाए तो उसे मध्यम स्तर का नुकसान हो सकता है, जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। बायोसेफ्टी लेवल 2 वाली लेबोरेटरीज की सुरक्षा बायोसेफ्टी लेवल 1 के सारे नियम तो उसमें होते हैं, लेकिन उससे कुछ उच्च स्तर की होती है। यहाँ पर आपको लैब कोट की जगह पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट पहननी होती है, और एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्सनल केबिन होता है
और उस लेबोरेटरी में बाहरी आदमी को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। दूसरी बात कि जो उसके डोर होते हैं वो लॉकेबल होते हैं, यानी अंदर जब एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तो डोर क्लोज्ड रहता है ताकि कोई बाहर से आ जा ना सके। फिर आती है बायोसेफ्टी लेवल 3 वाली लेबोरेटरीज। इन लेबोरेटरीज में उन पैथोजेंस या उन माइक्रोब्स पे एक्सपेरिमेंट होता है जिनके एक्सपोजर में अगर रिसर्चर आ जाए तो उसे गंभीर स्तर का नुकसान हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया एंड येलो फीवर वायरस। यहाँ पे BSL-2 के सारे सिक्योरिटी मेजर्स तो लागू होते ही हैं, उसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी और एडवांस हो जाती है। PPE किट होती है वो स्टैंडर्ड लेवल की होती है जिसके अंदर एयर सप्लाई बाहर से होती है। साथ ये लैब्स हमेशा आवागमन के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी इनमें कोई भी बाहर से आ जा नहीं सकता। और सबसे हाई लेवल की लेबोरेटरीज होती हैं BSL-4 लेबोरेटरीज। यहाँ पे उन माइक्रोब्स या उन पैथोजेंस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जिनके एक्सपोजर में अगर रिसर्चर आ जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इन पैथोजेंस की ना तो पहले से कोई वैक्सीन होती है और ना ही कोई मेडिसिन। अगर गलती से रिसर्चर इनके संपर्क में आता है तो उसकी जान जा सकती है, और ना सिर्फ उसके लिए बल्कि ये दुनिया के लिए एक पेंडेमिक का कारण भी बन सकती है। इन पैथोजेंस के कॉमन एग्जाम्पल है जैसे इबोला, मरबर्ग वायरस एटसेट्रा। ये लेबोरेटरीज दुनिया में रेयर होती हैं। ये लेबोरेटरीज रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एकांत में किसी बिल्डिंग में बनाई जाती हैं। इसमें BSL-3 तक के सारे सुरक्षा मेजर तो होते ही हैं, साथ में यहाँ पर जो PPE किट होती है वो एक्चुअली PPE किट ना होकर के बहुत हाई लेवल का एक एडवांस लेवल का सूट होता है जिसमें एयर सप्लाई प्लस ऑक्सीजन सप्लाई सब कुछ बाहर से होता है। साथ ही में रिसर्चर को इस लेबोरेटरी में एंट्री करने से पहले गेट पे अपने क्लॉथ चेंज करके नहा करके और फिर वो सूट पहन के एंट्री करनी होती है, और जब बाहर आता है तो भी वो सूट उतार के नहा करके फिर क्लॉथ चेंज करके बाद में बाहर आता है। यानी एंट्री से पहले और एग्जिट से पहले उसको पूरी तरह से कंटामिनेशन फ्री होना होता है। इसमें जो सूट पहना जाता है वो एक तरह से स्पेस सूट की तरह ही होता है, और जिस कैबिनेट में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो पूरी तरह से बंद रहता है। तो ये थे बायोसेफ्टी लेवल्स। इसके अलावा दूसरी जो मेजर समस्या है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की वो है बायोसिक्योरिटी की। वायरोलॉजी के रेफरेंस में बायोसिक्योरिटी का मतलब है कि लेबोरेटरी के अंदर जो घातक वायरस बन गया है या लेबोरेटरी के अंदर जिस घातक वायरस का निर्माण हो चुका है उस वायरस को कैसे भी करके बाहर जाने से रोकना होता है, क्योंकि इस वायरस के लेबोरेटरी से बाहर जाने की अपार संभावना होती है। उसका बाहर जाना या तो एक्सीडेंटल हो सकता है कि कोई जिस सैंपल पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सैंपल गिर जाए, टूट जाए या कुछ भी हो जाए, इस वजह से या एक तो वो बाहर जा सकता है। दूसरा जो होता है कि जानबूझ करके बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से पैथोजन या वो वायरस बाहर भेजा जा सकता है, या फिर बायो टेररिस्ट द्वारा उसे बायो टेररिज्म फैलाने के इरादे से चुराया जा सकता है। दोस्तों, बायो टेररिज्म का मतलब यहाँ पर जैविक आतंकवाद से है। बायो टेररिज्म किसी बायो टेररिस्ट या कोई शत्रु राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र को आर्थिक भौगोलिक क्षति पहुंचाने के लिए बनाए गए घातक पैथोजन या वायरस को जानबूझकर उस राष्ट्र में भेजा जाता है, जानबूझकर उस राष्ट्र में फैलाया जाता है जिसको क्षति पहुंचानी है। बायो टेररिज्म का एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है दोस्त, 2001 में USA पर एक एंथ्रेक्स अटैक हुआ था। USA पर 9/11 हमले के एक सप्ताह बाद 18 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक अज्ञात बायो टेररिस्ट ने फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के कुछ प्रसिद्ध मीडिया हाउसेज के ऑफिसेज 2 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स पैट्रिक लीहाई और जॉन डसचेल को ये लेटर भेजे गए। इन लेटर्स के अंदर एंथ्रेक्स के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स थे। यदि उन लेटर्स को खोल दिया जाए तो वो लेटर्स के खुलते ही वो स्पोर एयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और फिर वो इन्फेक्ट करने लगते हैं, जिससे एक बहुत गंभीर नुकसान हो। हालांकि वो सभी लेटर्स नहीं खोले गए थे, क्योंकि कुछ लेटर्स के खुलने के बाद ही 5 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग बीमार हो गए थे। उसके बाद में FBI ने इसे सीरियस लिया और बाकी लेटर्स के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया। FBI ने इस केस को अमेरीथ्रेक्स नाम दिया है और FBI ये कहती है कि हमारे इतिहास का ये बहुत जटिल केस, हम इसे मानते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे घातक पैथोजेंस या वायरस हैं जिनका एज ए बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करके किसी भी राष्ट्र को क्षति पहुंचाई जा सकती है। और अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता कि जो ये SARS-CoV-2 यदि अगर ये लेबोरेटरी में बना था तो क्या ये एक्सीडेंटल वहां से रिलीज हुआ था या फिर इसको जानबूझ करके बाहर भेजा गया था। अगर इसे जानबूझ करके बाहर भेजा गया है तो ये भी एक प्रकार का बायो टेररिज्म ही हो गया। दोस्तों, गेन ऑफ फंक्शन की फंडिंग की बात करें तो फंडिंग जो होती है बेसिकली जो ये रिसर्च करवाती है वो गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन इसकी फंडिंग करते हैं, ताकि सामने आने वाले नतीजों से उस राष्ट्र की भविष्य की हेल्थ पॉलिसी और भविष्य में संभावित पेंडेमिक्स के प्रभावी उपचार को पहले से ही जान करके रख लेना होता है, ताकि ऐसी कोई ज़्यादा क्षति ना हो। इसके अलावा इनकी फंडिंग फार्मेसी कंपनीज द्वारा भी की जाती है, क्योंकि कुछ फार्मेसी कंपनी जो वैक्सीन बनाने का कार्य करती हैं या कोई उच्च स्तर की मेडिसिन बनाती हैं, वो ये कंपनियां ये चाहती हैं कि हमारे पास में भविष्य में आने वाली सभी बीमारियों का जीनोम या उनमें कौन से
म्यूटेशन हो सकते हैं, अगर हमें इनका पता होगा तो हम डिकोड करके उनकी वैक्सीन फास्ट बना करके तुरंत सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वो अक्सर ऐसा रिसर्च करवाती रहती हैं। दोस्तों अब बात आती है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की हिस्ट्री के बारे में। अगर आप ये सोचते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अचानक से चर्चा में आया है इसलिए ये बिल्कुल नया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत पहले से होते आ रहे हैं। सन 2000 में नीदरलैंड की अटरेच यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप के लीडर पीटर रोटियर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर अपनी स्टडी का पेपर टाइटल रीटारगेटिंग ऑफ कोरोना वायरस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एक्टोडोमेन क्रॉसिंग होस्ट सेल बैरियर नाम से प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे उन्होंने कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन कर दी। इस पेपर में वो बताते हैं कि उन्होंने माउस हेपेटाइटिस वायरस, जिसे MCOV यानी मुरीन कोरोना वायरस भी कहा जाता है, के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को फेलाइन कोरोना वायरस, जिसे FCOV कहा जाता है, के एक्टोडोमिन यानी स्पाइक प्रोटीन से बदल दिया। फेलाइन कोरोना वायरस को फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस वायरस भी कहा जाता है। जब इन्होंने MCOV के स्पाइक प्रोटीन को FCOV के स्पाइक प्रोटीन से बदला तो एक नया वायरस बना। उस वायरस को इन्होंने काइमेरिक वायरस यानी हाइब्रिड वायरस कहा और इस वायरस को नाम दिया FMHV यानी फेलाइन माउस हेपेटाइटिस वायरस। अब इस वायरस के अंदर फेलाइन यानी बिल्ली की सेल्स को संक्रमित करने की क्षमता आ गई, लेकिन जो ये पहले ये वायरस माउस को संक्रमित करता था वो क्षमता इसकी गायब हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमने म्यूटेशन करा करके स्पीसीज बैरियर को तोड़ दिया है, यानी एक स्पीसीज से उस वायरस को हमने दूसरी स्पीसीज में इन्फेक्ट करने की क्षमता वाला बना दिया है। शुरुआत का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाद में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध एग्जाम्पल है सन 2011 का। 2011 में दो ग्रुप खाली इस बात की जांच कर रहे थे कि कैसे बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 यानी हीमाग्लूटिन 5 न्यूरामिनिडेज 1, जिसे आप एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, वायरस क्या म्यूटेंट होकर के इंसानों में पेंडेमिक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसमें एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन से, उसे लीड कर रहे थे जापान के मशहूर वायरोलॉजिस्ट योशिहिरो कावाओका, तथा दूसरे ग्रुप को नीदरलैंड में एरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में लीड कर रहे थे वायरोलॉजिस्ट रेन फाउचियर। इन दोनों ग्रुप ने H5N1 वायरस को फेरेट के अंदर सीरियल पासिंग करवाई। फेरेट एक मैमल है जो यूरोपियन पोलकीट का डोमेस्टिक फॉर्म है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो बर्ड फ्लू वायरस था H5N1 उसको ये लेकर के आ गए किसमें, फेरेट में, और फेरेट में सीरियल पासिंग करवा रहे हैं। सीरियल पासिंग मैंने बताया था आपको, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे आप बर्ड से लेकर के आ रहे हो कौन से में, मैमल वाले एनवायरनमेंट में, और बार बार आप उसको एक फेरेट से उठा के दूसरे फेरेट में आप उस वायरस को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक फेरेट से दूसरे फेरेट में, दूसरे फेरेट से तीसरे में, तीसरे में, इस प्रकार से वो ट्रांसफर करते रहे। इन्होंने एक फेरेट से दूसरे फेरेट में तब तक मैनुअली सीरियल पासिंग करवाई जब तक कि वो वायरस खुद म्यूटेंट होकर के ड्रॉपलेट से एक फेरेट से दूसरे फेरेट में नहीं फैलने लगा। यहाँ पहले जो वायरस केवल बर्ड्स के लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था, वो वायरस पहले केवल बर्ड्स के लंग्स के लिए ही एडेप्टेड था, क्योंकि बर्ड्स के लंग्स जो होते हैं मैमल्स की तुलना में कुछ गर्म होते हैं, और ये वायरस मैमल्स के लिए बिल्कुल भी एडेप्टेड नहीं था। लेकिन इस वायरस को बर्ड से उठा करके फेरेट के अंदर बार बार मैनुअली सीरियल पासिंग करवाने के कारण इसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन के कारण इसकी प्रोटीन संरचना के अंदर कुछ अमीनो अम्लों में परिवर्तन हुआ, जिससे इस वायरस के अंदर मैमल्स के लंग्स में रेप्लिकेट करने की क्षमता आ गई। अब कैसे इस छोटे से उत्परिवर्तन ने एक वायरस को ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन करने लायक बना दिया, यानी ये वायरस ना केवल अब ना केवल फेरेट को इन्फेक्ट कर रहा था, बल्कि एक फेरेट से दूसरे फेरेट में छींकने या खांसने से भी फैल रहा था। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि कैसे बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 म्यूटेंट होकर के मानव में कैसे एयरबोर्न बन सकता है। हालांकि इस रिसर्च के दो पहलू सामने आए। एक पहलू तो ये कि जो बाकी के रिसर्चर थे उन्हें इस म्यूटेशन से बदले हुए अमीनो एसिड्स को टारगेट करके वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक और घटना देखने को मिली। इस एक्सपेरिमेंट में जो वायरस पहले एक से दूसरे में धीरे धीरे फैलता था, यानी कम संक्रामक था, अब इसकी संक्रामकता फेरेट के अंदर बढ़ गई। एक फेरेट से दूसरे में तेजी से फैल रहा है, परंतु यही वायरस बर्ड्स में बहुत ज्यादा घातक था, लेकिन फेरेट में आने के बाद इसकी वायरुलेंस यानी घातकता कम हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के साथ ही दूसरा पहलू ये साथ में आया कि इससे बायोटेररिज्म और पेंडेमिक का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दुनिया भर में इस एक्सपेरिमेंट की तीव्र आलोचना हुई। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को इंजीनियर्ड डूम्सडे यानी कि निर्मित किया हुआ कयामत का दिन तक कह डाला। तो दोस्तों, ये थी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम बात करते हैं कि
SARS-CoV-2 की ओरिजिन के बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया इतनी बेताब क्यों है? निकोलस वेड ने अपने आर्टिकल में ऐसा क्या लिख दिया जिससे कि एक बार दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट के अंदर हलचल मच गई। आओ दोस्तों, अब हम बात करते हैं निकोलस वेड के आर्टिकल की। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जाना था कि मशहूर साइंस जर्नलिस्ट निकोलस वेड ने एक bulletin.org में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था ओरिजिन ऑफ कोविड, डिड पीपल और नेचर ओपन पेंडोराज बॉक्स एट वुहान। इस टाइटल के बाद, इस आर्टिकल के प्रकाशित होने के बाद में पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोविड के ओरिजिन की चर्चा होने लगे हैं। डॉक्टर वेड अपने आर्टिकल में सबसे पहले डॉक्टर सी जेंगली की चर्चा करते हैं। ये दिखने में जितनी मासूम और सीधी लगती है उससे कहीं ज़्यादा शार्प ये वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सी जेंगली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की डायरेक्टर भी हैं। चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर इनका काम करने का लंबा अनुभव ये लगभग पिछले 17 सालों से दक्षिणी पश्चिमी चाइना के यूनान और उसके आसपास के प्रांतों से चमगादड़ों में से कोरोना वायरस आइसोलेट करके उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती हैं। कोरोना वायरसेज पे लंबे समय तक काम करने के लिए इन्हें चाइना की दी बैट वुमेन भी कहा जाता है। चाइना में ये बैट वुमेन के नाम से भी मशहूर है। ये लगातार दक्षिणी पश्चिमी चाइना के यूनान और उसके आसपास के प्रांतों से चमगादड़ों से कोरोना वायरस आइसोलेट कर रही है, क्योंकि ये वो प्रांत है जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के चमगादड़ पाए जाते हैं। डॉक्टर वेड दावा करते हैं कि डॉक्टर सी जिंगली को यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज NIAID का सपोर्ट था। ये इंस्टीट्यूट यूएसए के मैरीलैंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज पर रिसर्च करवाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइज़र भी हैं और इसके साथ ही ये अमेरिका की कोविड-19 से लड़ाई को लेकर के एक प्रसिद्ध चेहरा भी रहे हैं और इन्हें लगभग यूएसए के 7 राष्ट्रपतियों के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। डॉक्टर फाउची ये सपोर्ट NIAID वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ये फंडिंग यानी सपोर्ट डायरेक्ट ना करके यूएसए के एक ग्रुप इको हेल्थ एलियंस द्वारा करवा रहा था। ये ग्रुप पेंडेमिक प्रिवेंशन इत्यादि पर रिसर्च करता है। इको हेल्थ एलियंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटर डजाक निकोलस वेड अपने आर्टिकल में ये बात कहते हैं कि वायरस लेबोरेटरी से एस्केप हुआ है। हालांकि वो ये दावा नहीं करते हैं कि इसे जानबूझ लेबोरेटरी से निकाला गया है, हो सकता है ये एक्सीडेंटली भी हुआ हो। वेड लिखते हैं कि डॉक्टर से जेंगली के अधिकांश रिसर्च डॉक्यूमेंट या तो पैक्ड हैं या अनक्लासिफाइड हैं। डॉक्टर जेंगली के साथ साथ चाइना के अन्य वायरोलॉजिस्ट की भूमिका भी इसमें संदेहास्पद हो जाती है, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अधिकांश रिसर्च रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं तथा वायरस का डाटाबेस बंद कर दिया गया और कई प्रकार की झूठी सूचनाएं जारी की गई हैं। इससे WHO द्वारा पिछले वर्ष की गई प्रारंभिक जांच भी मैनिपुलेट हुई है और इस वजह से वास्तविक तथ्य इसकी ओरिजिन का सामने नहीं आ पाया। डॉक्टर वेड लिखते हैं कि SARS-CoV-2 का ओरिजिन क्या है इसकी वास्तविकता जानने के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का बाहर आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निकोलस वेड ने अपने आर्टिकल में प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपे एक आर्टिकल जो SARS-CoV-2 की नेचुरल ओरिजिन को सपोर्ट करता है की भी चर्चा की है। वेड अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि लैंसेट में छपा आर्टिकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम सही हो सकता है, लेकिन उसमें एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि लैंसेट ने उसे अपने रीडर्स के सामने नहीं रखा। वैसे भी लैंसेट में छपे हुए आर्टिकल को डॉक्टर पीटर डजाक ने ड्राफ्ट एंड ऑर्गेनाइज किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीटर डजाक उसी इको हेल्थ एलियंस के प्रेसिडेंट हैं जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंडिंग दे रहा था। साथ ही साथ डॉक्टर डजाक WHO के उस कमीशन के मेंबर भी हैं जो प्रारंभ में SARS-CoV-2 की ओरिजिन का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। आप संदिग्ध अपराधी से ही हो चुके अपराध की जांच करवा रहे हैं, तो क्या इसमें कभी वास्तविक तथ्य सामने आ सकता है? इसके अलावा डॉक्टर वेड ये भी क्लेम करते हैं कि लैंसेट में प्रकाशित आर्टिकल जो SARS-CoV-2 की नेचुरल इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, उस आर्टिकल में जो रिसर्चर शामिल थे उन्होंने जानबूझकर के ये तथ्य छुपाया है। उन्होंने जानबूझकर ये तथ्य छुपाया है कि वायरस लैब में बनाया गया है, क्योंकि डॉक्टर डजाक का रुतबा ही ऐसा है, क्योंकि वो बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट को मिलने वाली गवर्नमेंट फंडिंग तक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बाकी वायरोलॉजिस्ट इस आर्टिकल को क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सबके सामने है कि वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, लेकिन क्या डॉक्टर फाउची इसकी फंडिंग करवा रहे थे ये नहीं पता। हालांकि अमेरिका ने अभी स्वीकार किया है कि हमने लगभग 6 लाख यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिए हैं। हालांकि डॉक्टर फाउची ये कह रहे हैं कि हमने ये राशि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए नहीं दी। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या ये राशि फॉरेन कंट्री में स्थित किसी एडवांस वायरोलॉजी लैब को क्या मच्छरदानी खरीदने के लिए दी गई थी? हालांकि वेड अंत में ये स्वीकार करते हैं कि ये वायरस नेचुरली इवोल्यूट हुआ है। इस बात को वेड नकारते नहीं है,
परंतु ये कहते हैं कि इसकी भी लैब एस्केप की अपार संभावनाएं हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। भले ही ये लैब एस्केप जानबूझकर ना हुआ हो या हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया हो, इन सब तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, वेड के इस आर्टिकल ने एक बार फिर से कोविड के ओरिजिन की चर्चाओं को फिर से तूल दे दिया है। ऐसे ही आर्टिकल एवं रिसर्च से दुनिया की छोटी आंख वाले नेता बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बुजुर्ग नेता का बीपी हाई हो चुका है। उन्होंने 27 मई 2021 को एक आयोग बना करके जांच के आदेश दे दिए हैं कि इसकी ओरिजिन पता की जाए। दोस्तों, ऐसे आर्टिकल्स और रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए WHO पहले ही कह चुका है कि इसकी एक बार फिर से जाँच करवाई जाएगी। अब यदि सामने आ गया कि ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो दुनिया भर के लोगों से गालियां ले रहा चाइना एक बार फिर से संकट में आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी फंडिंग में USA का हाथ आता है तो शुरू से ही इस वायरस की ओरिजिन के लिए चाइना को जिम्मेदार बताने वाला USA खुद एक नए संकट में फंस जाएगा। दोस्तों, इस वायरस की सबसे खास बात यही है, इस वायरस के जीनोम से अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है जो ये बता सके कि ये नेचुरली इवोल्यूट होकर के आया है। हर म्यूटेंट होने वाली चीज में उसके फुटप्रिंट रह जाते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिन हुई। इसी प्रकार से इस वायरस के भी एंसेस्टर तो होंगे, लेकिन वहां पर ऐसा अभी तक कोई भी फुटप्रिंट इनको नहीं मिला है, जिससे इस वायरस के लैब क्रिएटेड होने के दावों को और ज्यादा बल मिलता है। दोस्तों, बहरहाल इसकी सच्चाई जो भी हो, ये लैब क्रिएटेड है या नेचुरल है, यदि दोस्तों जांच में ये सामने आता है कि ये वायरस लैब क्रिएटेड है तो जो भी इसके लिए दोषी हैं कड़े प्रतिबंध और उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इस वायरस ने पूरी दुनिया को लगभग हर प्रकार का नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु क्या गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च यदि ऐसे गंभीर रिसर्च इसी प्रकार बिना सावधानी और कड़े नियमों के चलते रहे तो कहीं कोई और पेंडेमिक जन्म ना ले ले, और यदि इन्हें कड़े नियमों के साथ रेगुलेट नहीं किया गया तो यकीन मानिए 21वीं सदी पेंडेमिक्स की सदी रहने वाली है। कोरोना तो कोविड-19 तो पेंडेमिक्स की मात्र ट्राइबोल ही रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए जटिल रिसर्च टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।